दोस्तों हमारा 10 फरवरी को कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र इकोनॉमिक सब्जेक्ट का वार्षिक परीक्षा का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं, इसलिए दोस्तों मैंने पहले ही आपको 2 अंकीय अति महत्वप्रश्न, 3 अंकीय महत्वप्रश्न, साथ ही आपको वस्तुनिष्ठ भी कवर करा दिए हैं। 4 अंकीय वाले प्रश्न रह गए थे, इस वीडियो में हम देख लेंगे। बाकी दोस्तों आप क्रम से तैयारी करना चाहते हैं, प्लेलिस्ट बना दी है क्लास 11th वार्षिक परीक्षा इकोनॉमिक्स वार्षिक परीक्षा पौने क्वेश्चन आंसर के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। ये आपका 4 अंकीय प्रश्न का एक पार्ट 1 रहने वाला है। कुछ क्वेश्चन इसमें बताऊंगा, कुछ आपको सेकंड वीडियो में कवर करा दूंगा और एक क्वेश्चन को मैं थोड़ा आपको समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए कम समय में भी। और एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन बताऊंगा, जितने क्वेश्चन बताऊं सभी आपको क्या है तैयार करते जाना है। तो खुली आंखों से देखे गए 95% के सपने को पूरा करने के लिए खुद को क्या है मेहनत की भट्टी में झोंकना पड़ता है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन बताऊं सिलेक्टेड है, थोड़ा बहुत समझाते भी जाऊंगा। पहले से अगर बनता हो तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, नहीं बनता फिर भी आप सीख लीजिएगा। देखिए पहला हमारा क्वेश्चन निम्नलिखित आंकड़ों की लघु विधि से समांतर माध्य निकालना है। समांतर माध्य जरूर सीख लीजिएगा। 4 नंबर में आपका क्वेश्चन आपका रहने वाला है। तो ये हमको दोस्तों आंकड़े दिए, अंक दिया है, उससे आवृत्ति दी है। देख लेते कैसे निकालना पड़ता है। देखिए यहाँ दोस्तों आपको याद रखना है कि आपको कितने बॉक्स बनने वाले हैं। 6 दोस्तों आपके बॉक्स रहने वाले हैं। ओके 6 आपके यहाँ बॉक्स बनने वाले हैं। पहले तो आपको पहले जो आवृत्ति आपको दी हुई है, जो आपको वही लिख दिया, पहला अंक लिख दिया, आवृत्ति लिख दी, क्लियर है। अब यहाँ में आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला आपका निकाला गया है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। लघु विधि से में निकालना है तो फॉर्मूला लघु विधि का क्या होता है, a प्लस आपका होता है आपका सिग्मा fi dx अपॉन n और मल्टीप्लाई i हो जाएगा। ओके यहाँ आपका आई क्या है, जो दोनों में वर्ग अंतराल है। ओके एच भी हम कह सकते हैं, एच भी बोल सकते हैं, आर भी वैसे बोल सकते हैं। ये आपका क्या है, एक कल्पित माध्य होता है, इसे माना जाता है। बस इन सब के अगर वैल्यू पता है तो आप निकाल सकते हैं, इतना सा फॉर्मूला हो जाता है सॉल्व। लेकिन निकालना ही आपका डिफिकल्ट यहाँ हो जाता है। देखिए पहले इसके बाद ये दो तो आपके एडिटर्स बॉक्स कॉपी पेस्ट कर दिए गए। अब आपको यहाँ मध्य मान निकालना पड़ता है। मध्य मान कैसे निकालना पड़ता है, जो भी दोस्तों आपकी जो बारंबार ये आपके दिए हुए हैं अंक दिए हैं, इन दोनों को आपको जोड़ देना है। निम्न सीमा उस सीमा को जोड़ देना है, 2 का भाग लगा देना है। ओके 10 प्लस 0 करेंगे तो 10 आएगा, 10 में 2 का भाग लगाएंगे 5 आ जाएगा। 20 10 30 हो जाएगा, 30 में आपको 2 का भाग लगाएंगे तो आपका 200 क्या आ जाएगा, आपका 215 आ जाएगा। 20 और 30 क्या हो जाएगा 50, 50 का आधा क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। क्योंकि इस बार से आपको करना है 40 और 30 70 का आधा 35, यानी दोनों को जोड़ना, 2 का भाग लगा, इस बार से आपका माध्य मूल्य आ जाएगा जिसे हम x बोलते हैं। क्लियर है आपका। अब हमें क्या निकालना है यहाँ, अब विचलन dx निकालना है। विचलन dx की वैल्यू निकाल ली है, तो इसलिए हमें पहले क्या है एक कल्पित माध्य मानना पड़ता है, a मानना पड़ता है। तो सिंपल है, कहाँ से मानेंगे, जो आपकी ये लाइन दी है इसका बीच वाला नंबर माना है। 3 ऊपर से छोड़ ले लिए, 3 नीचे से छोड़ दिए, तो बीच में नंबर में क्या है 35 है, 35 है। तो यही दोस्तों हमारा क्या है, ये हमारा कल्पित माध्य हो जाएगा। ओके a की वैल्यू क्या होगी 35। अब हमारा फॉर्मूला होता है विचलन निकालने के लिए x माइनस a करना है। x माइनस x की वैल्यू ये है और ये आपका हो जाएगा आपका क्या, हमने क्या माना 35 माना, तो 5 माइनस आप क्या करेंगे 35 करेंगे तो आपका -30 आएगा। फिर आप क्या है 15 माइनस क्या करेंगे 35 करेंगे तो 20 आएगा। ओके क्योंकि अब कम से छोटे वाले नंबर से बड़ा नंबर घटा, इससे माइनस का आ रहा है, इस प्रकार से आपको करना पड़ता, तो ये आपकी वैल्यू आ जाती है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, उसमें आपको पद विचलन निकालने के लिए आपको क्या है, जो आपका एच या आई का है, एच या आई का है, इनका अंतराल है, वर्ग अंतराल है। इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 20 का उच्च सीमा से निम्न सीमा घटाएंगे, डिफरेंस आपका आ जाएगा। 20 में से 10 घटाएंगे 10 आएगा, 30 में से 20 घटाएंगे 10 आएगा, मतलब सबका डिफरेंस बराबर ही होता है। तो जो आपका डिफरेंस होता है इन दो नंबरों का, उच्च सीमा निम्न सीमा का, वही आप उसे आई बोल दीजिए, एच लिख दीजिए, आई यहाँ लिखा हुआ है। तो डिफरेंस का 10 का है और डिफरेंस को क्या है सब में भाग लगा देना। सब में हम 10 में भाग लगा देंगे तो और हमारा छोटा हो जाएगा। देखिए हमें 10 में या 10 का भाग लगाएंगे, ये आपका आ जाता है। फिर हमें यहाँ चाहिए पड़ता है आपका f dx। ओके इसको निकालने के लिए आपका क्या लिखा हुआ है f dx, यानी x वाला dx ये है और आपका f ये है, इन दो का आपको मल्टीप्लाई करना है। 5 3 आपका 15 हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा, 15 एकम 15 होगा, 25 का 0 में 0 होगा, 8 एकम 8, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। क्लियर है। अब हमें यहाँ चाहिए क्या है, सिग्मा चाहिए, सिग्मा यानी जोड़ चाहिए, किसका f dx का चाहिए, तो सबका जोड़ करना पड़ेगा आपको। ये सब जोड़ करके देते हैं। अब वैल्यू पुट कर देंगे। ये हमने जो माना था कल्पित माध्य तो 35 माना था, बाकी हमारा ये आपका आ जाता है। n की वैल्यू क्या है, जो आपको आवृत्ति को जोड़ देना, वही n की वैल्यू तो 70 है। आई हमारा क्या है, जो वर्ग अंतर वो हमारा 10 है। बस सॉल्व करेंगे आ जाएगा। अब मैंने बहुत ज्यादा आपको प्रयास किया समझाने का, अगर पहले से भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तुरंत आपको चीजें समझ में आ रही होगी और आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मध्यिका के गुण लिखिए। तो मैं आपको अभी बता देता हूँ, एक क्वेश्चन आपका 100% आना फिक्स है। कैसा, माध्य मध्यिका बहुलक, तीन टॉपिक है आपके इस चैप्टर से, माध्य मध्यिका बहुलक। तीनों के दोस्तों आपको गुण तैयार कर लेना है। माध्य मध्यिका बहुलक के गुण, माध्य मध्यिका बहुलक के आपको दोष, जरूर यहाँ से आपको मतलब 6 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। माध्य मध्यिका बहुलक के गुण, माध्य मध्यिका बहुलक के वो दोष, तो 6 टाइप के क्वेश्चन आपके जरूर आपके हर सेट में अलग अलग आएगा। किसी सेट में मध्यिका गुण आएगा, किसी सेट में माध्य गुण आएगा, तो किसी सेट में क्या है बहुलक के दोष आ जाएंगे। तो इस प्रकार से 6 क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा, तैयार करके रखना है। जैसे यहाँ मध्यिका के गुण में आपको बता रहा हूँ, मध्यिका के गुण क्या होते हैं,
मध्यिका को ज्ञात करना एवं समझना आसान होता है। इससे पहले मैंने आपको गुण और दोष बताए, 3 नंबर वाले कुछ कवर कराए थे, कुछ 2 नंबर में कवर कराए, उन सब वीडियो जो बताए तैयार करते जाइएगा। तो मध्यिका को ज्ञात करना करना और समझना भी सरल होता है। कई प्रकार की श्रेणियों में केवल निरीक्षण से मध्यिका का अनुमान लगाया जा सकता है। मध्यिका प्राप्त करते समय यदि कुछ अंशों तक समांक अधूरे रह गए तब भी क्या इसे हम ज्ञात किया जा सकता है। और मध्यिका पर असाधारण और गति सीमांत पदों का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये सब आपको दिए तैयार करके रखना है। फिर संबंध के विभिन्न प्रकार लिखी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन दोस्तों आपका आ चुका है। ओके, तो रिपीट का हो सकता है, बहुत हाई चांस है। संबंध के विभिन्न प्रकार देखिए कौन कौन से प्रकार है। पहला तो आपका होता है दिशा के आधार पर धनात्मक एवं ऋणात्मक से संबंध, तैयार कर लीजिएगा। ओके, इसका आपको सॉल्यूशन दिया, पूरा आपको समझ लेना है। मैं आपको ज्यादा समझा नहीं रहा हूँ, कम समय है, सभी आपको मैं इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ। देखिए आपको सबसे पहले जब भी कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन याद करें तो हेडिंग जरूर याद होना चाहिए। ओके, फिर उसके बाद थोड़ा आप समझ कर आप ले लीजिएगा। तो समझ कर आपको ये समझ के आधार पर रहेगा, रट तो ज्यादा सकते नहीं है। अनुपात के आधार पर रेखी तथा आरेखी से संबंध होता है, और चरों के आधार पर आपका क्या होता है, सरल, बहुलिगुणी और आंशिक से संबंध होता है। 3 प्रकार के आपको दिए हैं, तैयार अच्छे से कर लेना है। उनके अंदर डिटेल दिए है, सबको पढ़ के समझ लेना है। हेडिंग तो आपको एकदम रट लेना है और बाकी उनके सब चीजों को आपको थोड़ा समझ के रखिएगा। ओके, नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एकदम जितने सिलेक्टेड बताऊंगा। ओके, बहुत ज्यादा रिसर्च करके मैं क्वेश्चन लाया हूं, सिलेक्टेड आपके रहने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं कि मैंने कुछ भी उठाया, क्वेश्चन आपको बता दिए, बहुत ज्यादा मैंने मेहनत की है। लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। देखिए निर्देशांक या सूचकांक, निर्देशांक और सूचकांक एक ही बात है, चाहे निर्देशांक बोले चाहे सूचकांक बोले। यानी आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है, तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट बताता है। निर्देशांक या सूचकांक को आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है, ऑब्जेक्ट बनता है। ओके, तो इनका आपको महत्व बताना, उपयोगिता बताना, आवश्यकता लिखना, एक ही बात आपका हो, एक ही बात है। चाहे महत्व का है, चाहे उपयोगिता का है, चाहे आवश्यकता का है। इसलिए मैंने क्वेश्चन में तीनों लिख दिया कि कंफ्यूजन ना हो। कि मैंने आपको महत्व लिख दिया, आपका सर मेरे पेपर में आवश्यकता आ गई थी, उपयोगिता आ गई थी। ओके, तो तीनों की बात है, महत्व, उपयोगिता, आवश्यकता की बात है। तो ये आपका क्रम से दिया है, तो उसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ये आपका निर्देशांक को महत्व और उपयोगिता है, आवश्यकता का है, ये बात दी हुई है। क्रम से दोस्तों आपको तैयार कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीवन स्तर के तुलनात्मक अध्ययन, निर्देशांकों की सहायता से सामान्य नागरिकों एवं श्रमिकों के जीवन स्तर में मुख्य परिवर्तन का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। फिर आपको ये दूसरा दिया, तीसरा दिया, पढ़ के अच्छे से समझ कर तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको चौथा पॉइंट ये दिया हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि आर्थिक सुधारों से क्या अभिप्राय है, भारत में आर्थिक सुधार क्यों शुरू या आरंभ किए गए। तो देखिए आर्थिक सुधारों से अभिप्राय, ये आपको तो हेडिंग हो जाती है। आर्थिक सुधार से अभिप्राय वर्तमान आर्थिक नीतियों एवं व्यवस्थाओं में सुधार लाना तथा उनमें आवश्यक परिवर्तन करना, जिससे अर्थव्यवस्था निर्धारित लक्ष्यों को सरलता से प्राप्त कर सके। सिंपल है, आर्थिक सुधार यानी देश की अर्थव्यवस्था में, देश की अर्थव्यवस्था जो आर्थिक नीतियां हैं उनमें सुधार करके देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना, वही मार्ग है आर्थिक सुधार। हो गए, आवश्यकता की बड़ी इसकी या शुरुआत क्यों की है, निरंतर बढ़ती हुई कीमतें, बढ़ते हुए बजटीय घाटे, घटती हुई विनिमय दर, बढ़ते हुए व्यापार घाटे, भुगतान संकट, ओके, साथ ही देश का ऋण जाल में फंसना आदि कुछ ऐसे कारण हैं जिनके कारण क्या भारत में आर्थिक सुधार प्रारंभ किए गए। सिंपल लैंग्वेज दिया हुआ है। नेक्स्ट यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उदारीकरण और निजीकरण में अंतर। उदारीकरण निजीकरण में अंतर अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। उदारीकरण का अर्थ होता है प्रतिबंधी से मुक्त। ओके, आर्थिक गतिविधियों में राज्य का हस्तक्षेप ना होना, यानी इसमें उदारीकरण में जब सिस्टम में क्या होता है कि जो कंपनियां होती हैं उनमें ज्यादा नियम लागू नहीं किया जाता, उन्हें बंधक नहीं बनाया जाता। कि मान लीजिए कोई कंपनी अपने मध्य प्रदेश में आती है, ओके, अपना व्यवसाय करने के लिए, तो मध्य प्रदेश की सरकार उससे बहुत सारे नियम ला दे, ओके, विभिन्न रूल बना दे, तो कंपनी भाग जाएगी। ओके, हमें यहाँ नहीं करनी, बहुत सारे रूल बनाए जा रहे हैं जिनको हम फॉलो नहीं कर पा रहे इस बार, तो थोड़ा उन्हें क्या छूट दी जाती है, कंपनी को थोड़ा बहुत छूट दी जाती है। मतलब मेन बस आपको रूल मानना, जो कि और बहुत सारे रूल है उनको स्किप भी कर सकते हैं इस टाइप का। तो उन्हें ज्यादा हस्तक्षेप न करना, वही आपको उदारीकरण है। निजीकरण में क्या अर्थ होता है, संपत्ति व व्यापार में स्वामित्व की स्वतंत्रता। ओके, निजीकरण की मतलब है स्वामित्व होना अपना उस व्यापार में। उदारीकरण में व्यापारों को नियमों, कार्रवाइयों, दिशा निर्देश से मुक्त किया जाता है, ज्यादा नियम मानने के लिए बांध नहीं किया जाता है। लेकिन निजीकरण में व्यापार के व्यक्तिगत नियंत्रण और प्रशासन को प्रोत्साहित करता है। फिर आपका उदारीकरण व्यापार की संभावना को विस्तृत करता है, जबकि निजीकरण केवल कुछ ही हाथों में सिमट का व्यापार पर नियंत्रण करता है। तो ये आपका दिया हुआ है, यानी अब उदारीकरण को छूट मिल जाती है। ओके, ज्यादा इसमें नियम लागू नहीं होते, तो उदारीकरण का विस्तार ज्यादा हो जाता है, जबकि नियंत्रण क्या है, कुछ ही लोगों के हाथों की शक्ति रहती है, तो वो सीमित हो जाता है। इस बार से दिया तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट, जैविक खेती के कोई 4 लाभ इंपॉर्टेंट है। तो जैविक खेती के आपके लाभ दिए हुए हैं। जैसे पहला लाभ क्या है, जैविक खेती के अंतर्गत हरी खाद को अपनाकर भूमि की जल धारण क्षमता वृद्धि, भूमि पोषक तत्वों की वृद्धि, भूमि सुधार, उत्पादन तथा उत्पादकता क्या वृद्धि संभव है। फिर दूसरा आपका जैविक खेती का महत्व क्या है, पशुओं में विष रहित स्वास्थ्य चारा एवं मनुष्यों के लिए विष रहित खाद्यों का उत्पादन कर सकते हैं। ओके, जैविक खेती यानी क्या है, जो हमारे जो जैसे गोबर खाद होती है, तो ये आपकी जैविक खेती के अंतर्गत आती है। गोबर खाद का यूज कर रहे हैं, उसकी यूरिया का यूज कर रहे हैं, तो वो जो पशुओं को भी अगर खाते हैं वो तो ओके, और व्यक्ति भी अगर खा रहा तो उससे भी क्या विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। तो इस प्रकार से बताया जा रहा है, तो इससे क्या विष रहित हम मुक्त हो जाते हैं। साथ ही जैविक खेती को अपनाकर पर्यावरण प्रदूषण, जल एवं मृदा संरक्षण, नमी का ह्रास, मृदा संरचना की क्षतिग्रस्तता, कृषि लागत वृद्धि को कम किया जा सकता है।
चौथा पॉइंट है कि जैविक खाद किसानों के स्वयं अपने घर, खलिहान एवं खेतों में तैयार की जाती है। बहुत ज्यादा आसान है, सिंपल। आप जानते हो कि जैविक खाद यानी जो हम घर में गोबर खाद जैसे वगैरह बनाते हैं उसका उपयोग करना है, ना कि यूरिया का, जो आपको रासायनिक खाद यूरिया होती है उसके वगैरह यूज ना करना। यूरिया का यूज करते हैं तो क्या है, हमारा जो जमीन भी खराब होगी, पर्यावरण का प्रदूषण भी होगा, क्योंकि जमीन की नमी की ह्रास भी होगा। साथ ही हम जब उस प्रकार जो भोजन करेंगे जो उससे फसल से मिलेगा तो हमारे शरीर में भी नुकसान एक बार से करेगा। तो इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा, किसी देश में मानवीय पूंजी यानी निर्माण किस प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, तो यहाँ आपके स्रोत दिए हैं। तो पहले जब भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन याद करें दोस्तों आप, तो हेडिंग दोस्तों आपको तैयार करते जाना है। जैसे शिक्षा में निवेश, दूसरा है स्वास्थ्य में निवेश, तीसरा है कार्य में प्रशिक्षण, चौथा आपका प्रवसन पर व्यय। ओके, तो ये है दोस्तों आपका किसी भी देश की मानवीय पूंजी के लिए स्रोत। तो फिर आपको ये पहले हेडिंग याद करनी है, फिर उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। सिंपल लैंग्वेज दिया हुआ है तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए और एक बार पढ़ के अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। फिर नेक्स्ट, माध्य के दोष। माध्य के दोष, समांतर माध्य के दोष पूछे जा रहे हैं, याद कर लीजिएगा। मैं पहले बता चुका हूं कि माध्य, मध्यिका, बहुलक, तीनों के दोष और तीनों के गुण तैयार करके रखना है। फिर पेपर में आ गया फिर मत कहिएगा सर आपने बता नहीं, ये क्वेश्चन आपका रहेगा। तो आपको अपने हिसाब से तैयार कर लेना। वैसे मध्यिका की हमने आपको गुण बता दिए। यहाँ हम देख लेते हैं माध्य के दोष। तो समांतर माध्य के दोष क्या होते हैं? पहला कि इसका मान केवल निरीक्षण द्वारा नहीं किया जा सकता है। दूसरा है इसके प्रत्येक मूल्य को समान महत्व दिया जाता है, जिससे क्या परिणाम भ्रमात्मक हो सकते हैं। कभी कभी माध्य मूल्य वह मूल्य होता है जो क्या है मूल्यों के अस्तित्व भी नहीं रखता है। कई बार ऐसा मूल्य आ जाता है कि उसका कुछ एडजस्ट नहीं करता। इस बार से कई बार इसमें क्या हो जाता है, समांतर माध्य में हम सभी मूल्यों को महत्व देते हैं, जितने पद होते हैं सभी को महत्व देते हैं। इसलिए जो हमारा आंसर हो सकता है वो गलत भी आ सकता है, भ्रमात्मक भी हो सकता है। ओके, समांतर माध्य दर, प्रतिशत, अनुपात इत्यादि का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ये उसके सब दोष हैं, दोष यानी उसकी ये हानियां हैं, ओके, जो अच्छा नहीं है हमारे लिए। तो ये सब आपके दिए हुए हैं। फिर नेक्स्ट हमारा निम्न समंग, समंग कहीं आंकड़ा कहीं डाटा कहीं एक ही बात है। तो इन आंकड़ों का आपको क्या है, समांतर माध्य निकालना। समांतर माध्य बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल वाली विधि से निकाला। तो जो समांतर माध्य की 3 विधियां होती हैं, लेकिन जो पहली विधि है वो बिल्कुल सिंपल वाली विधि है। उसमें वो कब यूज करना है हमें, जब हमारा क्या बिल्कुल डाटा दिया है, आंकड़े दिए, बिल्कुल छोटी छोटी वैल्यू है, 0, 10, 10, 20, बिल्कुल छोटा है, 12, 17, 15, तो ये मतलब छोटा हमारा अंक है, तो हम इनको सॉल्व कर सकते हैं आपकी सिंपल वाली विधि से। ओके, तो इसमें क्या होगा सिंपल वाली विधि में कि आपको इन सभी को जोड़ देना है, जो आपकी ये दिया हुआ है। ओके, आपके बारंबारता सब आपको जोड़ देना है। ओके, फ्रीक्वेंसी को जो आपकी दी है इनको आपको जोड़ना है। जोड़ने के बाद इनकी जितने भी इनके, ओके, और इसके फिर आपको क्या करना है, एफ निकालना है। एफ निकाले उनको जोड़ना है, फिर उसका भाग लगा देना, आपका जाएगा। तो सिंपल फॉर्मूला याद रखिए पहले। तो समांतर माध्य x बार बराबर होता है सिग्मा fx अपॉन n, ये फॉर्मूला होता है। तो हमारा n क्या है, n जो आपका ये दिया हुआ है, f की वैल्यू ये सब आपकी दी है, इन सबको आपको जोड़ देना है। तो हमारा n सबको जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा। फिर हमें fx चाहिए, तो हमें f तो हमारा यही है, हमारा x क्या है, x होता है मध्यमान, यानी जो हम दो के बीच का मान आपको मध्यमान का लगे। जैसे मैंने आपको जस्ट पहले वाले बताया कि दोनों को आपको जोड़ देना, निम्न सीमा उच्च सीमा को जोड़ देना है, 2 का भाग लगा देना है, मध्यमान आ जाएगा। 10 में 0 10 आएगा, 10 में 2 का भाग लगे 5 आएगा। 10 और 20 कितना हो, 30, 30 में 2 का भाग लगे 15, 20 और 30 हो जाएगा आपको 50, 50 में 2 का भाग लगे 25। इस प्रकार से आपका रहता है मध्यमान। मध्यमान आपको निकाल लेना है। फिर इसके में आपको क्या करना है, fx निकालना है, f यानी f और x का गुणा करना है। तो 12, 5, 60 हो जाएगा आपका। ओके, 18, 15, 270, इस बार से आपको क्या मल्टीप्लाई करके निकालना है। फिर आपको fx को जोड़ देना है, क्योंकि हमें सिग्मा चाहिए, fx तो चाहिए, सिग्मा चाहिए नहीं, उसका जोड़ चाहिए। तो fx का जोड़ कर देना है, यहाँ आपका n निकाल देना, फॉर्मूला वैल्यू पुट करके इसका इसमें भाग लगाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये आपका होता है। ओके, आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों जो मैं आपको टॉपिक इतने समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इनमें कहा कई दिनों मेहनत लगातार प्रैक्टिस करेंगे, लगातार समझेंगे, जब आपसे बनेगा। फिर मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आपको 1 से 2 मिनट में भी उस चीज़ को थोड़ा आपको शॉर्ट में समझा दोगे। और पहले से अगर पढ़ा होगा तो आपको फिक्स हो जाएगा, पहले से नहीं पढ़ा थोड़ा आपको दिक्कत होगी। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सूचकांक की गणना करना। सूचकांक की गणना सीख लेना है किस प्रकार से, कि अगर आपको है और कौन सी विधि से करना है, सामूहिक विधि से करना है। सामूहिक विधि से मैं साधारण सामूहिक विधि से सूचकांक की गणना करना है। ये थोड़ा सिंपल रहता है, इन सब माध्य की तुलना तो आपका सिंपल ही दिया हुआ है। कैसे करना है मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, देख लीजिए, बस इतना सा सॉल्यूशन ये आपका कंप्लीट हो जाता है। इसमें हमको ये दिया हुआ है, बस इसको हमें क्या है क्रम से इसको इस तरह पलट देना है, इसको घुमा के इस पर लिख लिया हमने क्रम से। तो यहाँ में आपको सबसे पहले निकाल लेना है EP0 और EP1 निकाल लेना है, यानी जो पहले वाली आपको डाटा दी है 2009 के अनुसार दी है तो वो जोड़ लेना है, जो 11 के अनुसार दी इनको जोड़ लेना है। ओके, फिर क्या है, दोनों को आपको क्या भाग लगा देना है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इसमें बस दोनों को आपको भाग लगा देना है। ओके, आपका सिग्मा P आपका एक तो जो पहली वाला डाटा है वो P0 का लगा, दूसरा वाला डाटा P1 का लगा, फिर सिग्मा P0 लगाना है, इन सबको जोड़ देना है। सिग्मा मतलब जोड़ होता है। ओके, और आपको क्या करना है, सिग्मा P आपको 1 निकाल लेना है, जोड़ लिया। बस आपको फिर निकालना है जो सूचकांक निकालना है, इसमें क्या करना पड़ता है आपको दोस्तों, सिग्मा P1 का भाग लगा देना है, सिग्मा पड़ता है सिग्मा P0 पर, और गुणे आपको क्या 100 करना है, गुणा आपको 100 कर देना है। तो आपका देखिए 150 आ जाएगा। इस प्रकार से आपको करना पड़ता है, सिंपल है आपका। ओके, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित समांकों का सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आपको कार्ल पियर्सन का जो सहसंबंध गुणांक है उसे आपको निकालना पड़ेगा।
इंपॉर्टेंट है, आता है पेपर में, ओके। तो लेकिन सीख लीजिएगा, थोड़ा इजी इतना टॉपिक नहीं है, प्रैक्टिस पर आपको डिपेंड करेगा। आप देख सकते हैं पूरा आपको बनना चाहिए आपको इस प्रकार से। पहले तो फॉर्मूला देखिए कितना खतरनाक दिया हुआ है, और अब अच्छा ये थोड़ा डिफिकल्ट है आपका, ओके। फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब इतने सभी इनकी वैल्यू सिग्मा dx dy ये सब है, तो यहाँ से आपको ये पहले वैल्यू निकालो, और ये तो उनके छोटे छोटे फॉर्मूला थे, तो 2-3 वैल्यू चाहिए पड़ता, तो हम तालिका बना के 2-3 वैल्यू निकालें। यहाँ तो आपको कई सारी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और ये आपका रहने वाला है, ओके। तो इसे आपको अगर समझना है तो आप अलग से कहीं YouTube पर वीडियो कर सर्च कर लीजिएगा, सहसंबंध गुणांक कैसे निकाले, कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक से, तो उसको आपको अगर समझना है तो समझ लीजिएगा, ओके। या फिर स्किप भी कर सकते हैं, नहीं हो रहा, लेकिन जो पहले इससे पहले जो क्वेश्चन बताए हैं उन्हें तैयार कर लीजिएगा। नहीं तो आप इस क्वेश्चन को सीखने के चक्कर में बाकी जो और इजी वाले क्वेश्चन है, ओके, तो उन्हें आपको छोड़ दें। इसमें समांतर माध्य वाले क्वेश्चन आना बहुत आपका रहता है, आना वो तो फिक्स रहता है, तो उनको आपको जरूर तैयार करना है। इसका तो आपका आता भी है, नहीं भी आता तो फिक्स नहीं इतना जगह, लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो मेरा तो काम है, मैं इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ, और आपने पहले से तैयारी सब की है तो आपको आसानी होगी, और एक ही दिन में आप सोच रहे हैं सब पढ़ने का, तो आपको दिक्कत होगी, ओके। जैसे सेवा क्षेत्र की तीव्र विकास के लिए उत्तरदायित्व प्रमुख कारक कौन से हैं, यानी हम देख रहे हैं जो सेवा क्षेत्र होता है, 3 क्षेत्र होते हैं आपके, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को क्या सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो सेवा क्षेत्र बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, विकास हो रहा है उसका, तो इसका रीजन क्या है। तो सेवा क्षेत्र के अंदर क्या है, नाम ही सेवा क्षेत्र, उसमें ये पूरे आपका जो संचार, यातायात की सुविधाएं, बैंकिंग सुविधाएं, ओके, सरकार की नीतियां, ये सब आपकी आती हैं, वैश्वीकरण, निजीकरण, वही आपके यहाँ दिया हुआ है। तो सेवा क्षेत्र उदारीकरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ एकदम नवीन क्षेत्र है। इसके अंतर्गत अनेक व्यवसाय सम्मिलित कर लिए गए हैं, जिन्हें हम क्या सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं, जैसे कोरियर सर्विस आदि। सेवा क्षेत्र की तीव्र विकास के लिए उत्तरदायी कारण क्या है कि यहाँ क्या संचार, यातायात की सुविधा मिलती है, बैंकिंग सुविधा है, और सरकार की उदारीकरण नीति है। उदारीकरण नीति यानी सरकार बहुत चीजों में क्या छूट दे देती है। वैश्वीकरण के फलस्वरूप क्या सेवाओं का बाह्य प्रकरण, निजीकरण के फलस्वरूप सेवा क्षेत्र में निजीकरण निवेश, ये सब आपका दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद निजीकरण की आपको मुख्य उद्देश्य दिए, ओके। थोड़ा समझ कर आपको लीजिए, तो आपको चीजें क्या है थोड़ा उसी को समझ लेना है, तो अपनी लैंग्वेज में फिर आप लिख सकते हैं, अपने हिसाब से लिख सकते हैं। एक लाइन रटने में पढ़ेंगे तो फिर आपको इतनी जल्दी याद नहीं होगा कोई भी, ओके। फिर बहुत कम समय है, तो आप फिर 1-2 क्वेश्चन पढ़ पाएंगे, इसलिए समझना है चीजों को। तो निजीकरण की आपको उद्देश्य आपको तय करना है, तो ये आपके निजीकरण के उद्देश्य दिए हुए हैं। तो 4 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट आपको दिए, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपको 2 टिप्पणी, जैसे ऑपरेशन फ्लड क्या है और तनवा परियोजना क्या है। इंपॉर्टेंट ऑपरेशन फ्लड आपको इंपॉर्टेंट है, तो ऑपरेशन फ्लड आपको तैयार करके रखना है। ये तनवा परियोजना दी है, तो इसे आपको एक बार पढ़ लेना है, और फिर आपकी ऑपरेशन फ्लड के बारे में दिया, तो इसी बार पढ़ लीजिएगा, ओके। ऑपरेशन फ्लड क्या आपका दूध से संबंधित, आपका दुग्ध संवेदन आपका दिया हुआ है, डेयरी विकास एक कार्यक्रम है, ओके, ओके, जिसमें प्रमुख रोल किसने निभाया, वर्गीस कुरियन ने निभाया था, ओके। ये पूरा आपका दिया है, तो अच्छे से तैयार आपको कर लेना है। ये मैंने आपको कंटेंट दी है, पढ़ लीजिएगा, ओके। तो थोड़ा समझ के रखिएगा, तो अपनी लैंग्वेज 3-3, 4-4 लाइन तो आप लिख ही पाएंगे। लास्ट नंबर 2 हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, भारत में मानव पूंजी निर्माण की समस्याएं लिखी, ओके। और भी क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, आगे पार्ट 2 भी आ जाएगा, ओके। लेकिन आपको ऐसा नहीं लेना कि 4 नंबर के तो एक लाइन एकदम रटने लगे। जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको बताया, भारत में मानव पूंजी के निर्माण की समस्या कौन कौन सी, जनसंख्या वृद्धि एवं मानव पूंजी की गुणवत्ता का ह्रास, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में विषमता का होना, कृषि में पिछड़ापन। तो पहले तो आपको हेडिंग बार मैंने आपको हेडिंग याद करनी है, उसके बारे में आपको पढ़ लेना है और समझ लेना है, तो 2 लाइन फिर अपने हिसाब से लिख पाएंगे। ऐसे पढ़ना पड़ता है, एक लाइन ऐसे याद करेंगे तो फिर आप नहीं है, क्योंकि आप छोटी क्लास में नहीं कि आप एक लाइन ऐसे पढ़ रहे हैं बच्चों की तरह। अगर छोटी क्लास में थे 1-2 लाइन के उत्तर थे, तो हम यहाँ रटते थे, यहाँ तो आपको एक पेज भी लिखना पड़ जाता कई बार, ओके। इसलिए थोड़ा चीजें समझ के रखना है। तो मैंने आपको ये सिलेक्टेड आपको बताया, सभी आपको दोस्तों तैयार करना है, ओके। तो इसका कंप्लीट मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दी, सभी तैयार कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा मेहनत लग जाती है, ओके, कंटेंट तैयार करने में, आपको बताने में, आप समझ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ओके। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।